गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 18 प्राकृतिक आपदाएं। इसमें बेटा जो प्रकृति के द्वारा जो आपदाएं, जो संकट आते हैं उनके बारे में बताया गया है। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि आधुनिकता की दौड़ में सरपट दौड़ता आज का मानव यह नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है। अपने आराम व सुख सुविधाओं के साधन जुटाने में वह प्रकृति के साथ किस हद तक छेड़छाड़ कर बैठा है, यह सर्वविदित है। इंसान जो है अपने सुख सुविधाओं के लिए लकड़ियाँ जंगल काट रहा है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वह नहीं सोचता कि इसका परिणाम क्या होगा। प्रकृति विधाता की एक संयमित और संतुलित रचना है जिसके रहस्यों को आज भी मानव मुंह बाए खड़ा देखता रहता है। प्रकृति के नियमन का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जीवन में ताप की अनिवार्यता होते हुए भी प्रकृति अपना विलक्षण ढंग से नियमन करती है। सूर्य से निकली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों का केवल 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है। शेष ताप को पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल की परतें और वाष्प कण रोक लेते हैं। यदि प्रकृति ऐसा न करे तो सूर्य, जिसके केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, उसके ताप का कुछ भाग भी पृथ्वी तक पहुंच जाए तो हमारी पृथ्वी राख का ढेर बन जाए। अगले पैरे में स्वयं को पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ जीव मानने वाला मनुष्य जब सब कुछ जानते हुए भी प्रकृति के साथ अज्ञानियों जैसा व्यवहार कर रहा है। पिछले कुछ दशकों में उसने प्रकृति के संतुलन को इतना बिगाड़ दिया है कि उसके असंतुलन से फैलती भयावहता वहता चहुं ओर दिखाई दे रही है। अर्थात जो भय, जो डर फैल गया है वो चारों ओर दिखाई दे रहा है। प्रकृति के जिस महाप्रकोप प्रकोप का सामना आज मानव कर रहा है, नेक्स्ट पेज पर आइए, वह भूमंडलीय तापमान अर्थात ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी पर दिनों दिन बढ़ते हुए तापमान को ग्लोबल वार्मिंग कहा गया है। इसके 3 कारण बताए हैं: वनों का काटना, औद्योगिकरण और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा बढ़ना। कारखाने अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उगल रहे हैं और वन जो प्राणी रूप वायु का उत्सर्जन करते हैं, मनुष्य द्वारा बढ़ती आबादी की सुविधा हेतु काटे जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं वरन अन्य जहरीली गैसें भी धरती के तापमान को बढ़ाने में अपना सहयोग दे रही हैं। अगले पैरे पर आइए। ओजोन परत प्रकृति की का एक वह सुरक्षा परत है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को धरती पर सीधे गिरने से रोकती है। इसके कारण पृथ्वी राख का ढेर बनने से बची रहती है। ओजोन परत में एक बड़ा सा छेद हो गया है जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। यद्यपि वैज्ञानिक इस छेद को कम करने के लिए प्रयासरत हैं, परंतु अभी इसमें सफलता की संभावना कम ही लग रही है। अगले पैरे में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का एक और नुकसान संसार के समक्ष खड़ा है, वह ग्लेशियर्स का पिघलना है। क्या होता है, ज़्यादा गर्मी बढ़ने से जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वो पिघलने लगते हैं और उनका पानी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से क्या होता है, समुद्र तल का लेवल स्तर जो है वो बढ़ जाता है, जिससे पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। और जलवायु में हो रहे वैश्विक परिवर्तनों के चलते विश्व मौसम विज्ञान संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में 1988 में इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के नाम से एक वैज्ञानिक दल का गठन किया गया। यह दल 3 समूहों में एवं एक टास्क फोर्स के माध्यम से परिवर्तन के वैज्ञानिक पक्ष का आंकलन करता है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन की सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक प्रणाली पर काम करता है और हाउस गैस को मात्रा को कम करने हेतु सुझाव प्रस्तुत करता है एवं जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को कम करने के उपाय खोजता है। जबकि टास्क फोर्स IPCC के नेशनल ग्रीन हाउस जैसे इन्वेंटीज प्रोग्राम की मॉनिटरिंग का कार्य करती है। तो प्रथम समूह इनके द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है और प्रतिवर्ष होने वाली बैठक में विभिन्न कार्यों की समीक्षा की जाती है और भविष्य के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। अच्छा, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के बाद आने वाली प्राकृतिक आपदाएं यद्यपि विकासशील और विकसित देशों में भेदभाव नहीं करती, फिर भी जब विनाश पर उतर आती हैं तो विनाश का वो तांडव दिखाती है कि अपने आप को अति आधुनिक मानने वाले
वाला मानव अपनी सोच बोनी पड़ जाती है। जलवायु परिवर्तन के कारण अमेरिका जैसे विकसित देश को भी जंगल की आग और सुनामी आपदाओं से दो चार होना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाएं विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों, विशेषकर भारत जैसे देश के लिए बहुत ही भयानक मंजर प्रस्तुत करती हैं। यहाँ पर आपदा प्रबंधन अभी इतना सधा हुआ नहीं है, अर्थात इतना मजबूत नहीं है कि अपनी कार्यक्षमता व कुशलता से इन आपदाओं को ठेंगा दिखा सके, अर्थात उनका सामना कर सके। प्रतिवर्ष मौसम में बाढ़ उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे प्रदेशों में तांडव करती रहती है, अर्थात बहुत भयंकर रूप धारण कर लेती है। यद्यपि भारत का मौसम विभाग अपने आंकड़ों के द्वारा भविष्यवाणी करता रहता है, परंतु उसका सही उपयोग नहीं हो पाता। जैसे भविष्यवाणी होती है तो हम वैसी सुविधाएं उन इलाकों में, उन क्षेत्रों में नहीं जुटा पाते हैं ताकि वहां पर बचाव किया जा सके। 16 जून 2013 को उत्तराखंड में घटित प्राकृतिक आपदा ने दिखा दिया कि अभी भारत को ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए कितने प्रयासों की आवश्यकता है। बहुत बड़ा आपने देखा था, उत्तराखंड में हुआ था, सारे जो है चट्टानें ढह गई थी, लाशें दब गई थी, उसमें लाखों लोगों की जान माल की हानि हुई थी और वहाँ से लोगों को बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उत्तराखंड की यह त्रासदी बादल फटने के कारण हुई थी। उत्तराखंड में बादल फटने की घटना अनेक बार हुई। इस कारण भूस्खलन भी होते हैं। भूस्खलन अर्थात धरती का फट जाना। पर इतने बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होगी यह सोचा नहीं जा सकता था। बादल फटने की यह घटना प्राकृतिक आपदा अवश्य है, पर हम सभी इसके जिम्मेदार हैं। लाखों सैलानी प्रतिवर्ष पहाड़ों पर घूमने जाते हैं। ग्रीष्मावकाश अर्थात गर्मियों की छुट्टियों के समय पहाड़ों पर सैलानियों अर्थात घूमने वालों की संख्या सबसे अधिक होती है। यद्यपि वे वहाँ प्रकृति का आनंद लेने जाते हैं, लेकिन अनजाने ही ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का कार्य कर देते हैं, क्योंकि सैलानी पहाड़ों पर पैदल चलकर तो नहीं जाते, उन्हें गंतव्य तक पहुंचने के लिए असंख्य गाड़ियां रात दिन वहां पर दौड़ती रहती हैं, जो भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जित करती हैं। क्या होता है, हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, पैदल नहीं जाते हैं, कैसे जाते हैं, गाड़ियों से। तो वहाँ पर जो गाड़ियों का धुआं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उससे क्या होता है, प्रदूषण बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। और उससे क्या होता है, हिमालय के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ़ को जमने नहीं देती। यह भी पहाड़ों पर बर्फ़ के न टिकने का एक कारण है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने से बर्फ़ नहीं जमती है, पानी पिघलने लगता है। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी पिघलकर निचले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा करती है। बादल विस्फोट जैसी घटनाएं भी मानवीय भूलों का परिणाम ही है। बादल क्यों फट जाते हैं, जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो पानी बूंद बूंद ना गिरकर एकदम से बादल फटकर पानी एक बहुत बड़े बवंडर के रूप में नीचे गिरता है। अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन के कारण जलवायु सघनता बढ़ती है कि बादल फटकर भूस्खलन जैसी घटनाओं का कारण बनते हैं, जिसके कारण वहाँ की परिवहन और संचार व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। पूरे गांव के गांव पानी में बह जाते हैं, उनका नामो निशान तक मिट जाता है। अगले पहरे पर आइएगा। भारत को यदि विकसित देशों की श्रेणी में आना है तो उसे कार्बन उत्सर्जन में तो कमी करनी ही होगी, साथ ही उसे आपदा प्रबंधन भी मजबूत करना होगा। भारत में कई प्रकार के विभाग प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु बनाए गए हैं। कई डिपार्टमेंट बनाए हैं, जैसे भारतीय मौसम विभाग, चक्रवाती तूफान और भूकंपों की निगरानी हेतु केंद्रीय जल आयोग, बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट संगठन, परमाणु और जैविक दुर्घटनाओं के लिए और डायरेक्ट जनरल ऑफ सिविल सप्लाई, आपदा से के बचाव के समय राहत और पुनर्वास, यानी कि जो जिन लोगों के घर उजड़ गए हैं उनको दोबारा से बसाने को क्या कहते हैं, पुनर्वास कार्यों का समन्वय करता है। प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने का उत्तरदायित्व तो मुख्यतः किसका है, राज्य सरकारों का होता है, और केंद्रीय सरकार का कार्य मानवीय और आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, हमें फाइनेंशियली हेल्प करती है। भारत में संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन टीम कार्य करती है, जिसमें अनेक संस्थाओं के सदस्य होते हैं, जैसे AFO, ILO, UNDP, UNFPA, UNICEF, WFP आदि। परंतु केवल आपदा प्रबंधन के गठन से ही कार्य हमारा पूरा नहीं हो जाता। इन संगठनों में आपसी तालमेल होना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसका अभाव उत्तराखंड जैसी देवभूमि में देखने को मिला है। इनमें आपस में जो है संपर्क कम रहता है, एक दूसरे को सही समय पर सही
योजना के आधार पर वे ना तो सलाह दे पाते हैं और न ही सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिससे इस तरह की घटनाओं में बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हो जाती है। प्रकृति में ध्वंस और निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है, परंतु मानव प्रकृति के हाथों की कठपुतली बनकर न रह जाए, इसके लिए उसे ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। प्रकृति से छेड़छाड़ करके उसके प्रकोप से बचने के लिए उसे अपने रहन सहन और कार्य प्रणाली का पूरा ध्यान देना होगा। मानव को अपने अस्तित्व को बचाने और पृथ्वी का विनाश रोकने के लिए कारगर कदम उठाने ही होंगे, नहीं तो अनेक प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं उनमें एक दिन मानव का नाम भी सम्मिलित हो जाएगा, अर्थात संपूर्ण मानव जाति का विनाश भी हो सकता है। तो इसलिए हमें पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ एक सीमा तक करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन को हानि न पहुँचे। बेटा ये हमारा चैप्टर था, इसकी एक्सप्लेनेशन थी, बाकी बुक वर्क कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।